प्रातः वंदन। फेसबुक और यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से। मैंने कोशिका के बारे में पहला एक पार्ट डाल चुकी हूँ। उसमें कोशिका की कुछ भूमिकाएं बताई थी और 5 प्रकार के इसके अंगों की चर्चा की थी। जैसे कोशिका है वो संपूर्ण शरीर की एक इकाई होती है, न कि एक अंग होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर सिस्टम मतलब तंत्र बनता है और तंत्र से पूरा शरीर की रचना होती है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये इसी के अंग हैं। और एक साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके बारे में आपके समक्ष मैंने चर्चा की थी। अब सेकंड पार्ट है, इसमें मैं चर्चा करने जाती हूँ इसके जो चाह रही हूँ, जो इसके बचे हुए जो अंग हैं उसके बारे में। तो इसका एक अंग है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं और इसे शॉर्ट में ER बोलते हैं। ये कोशिका को हड्डियों का ढांचा प्रदान करती है और ये कोशिका को पचकने से रोकती है। और इसके अंदर छोटे छोटे अंगुलीनुमा कंकाल होते हैं जो इसे कोशिका को पचकने से रोकती है। और इसमें जो इसे सुरक्षा भी देती है, जिस प्रकार से हम हड्डियां हैं हमारे शरीर को सुरक्षा देती हैं, वैसे ही इसके अंदर स्केलेटन मतलब हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी अंगुली के संरचना जैसी। तो वो एक हड्डियों का है। उसके बाद में इसमें जैसे क्या होता है कि 2 प्रकार की बताई गई है अंतःप्रदवी जालिका। एक तो इसमें रफ अंतःप्रदवी जालिका और एक है स्मूथ अंतःप्रदवी जालिका। तो रफ अंतःप्रदवी जालिका है, उसमें क्या होता है कि मतलब वो ATS से बनी हुई होती हैं और भारी होती हैं कुछ। और स्मूथ जो अंतःप्रदवी जालिका है वो चिकनी होती हैं और 70S की बनी हुई होती हैं। तो ATS जो खुरदरी जो अंतःप्रदवी जालिका है वो उस पर क्या होते हैं कि राइबोसोम के वो कण हैं और राइबोसोम है वो चिपके हुए होते हैं। वैसे हमारे शरीर में राइबोसोम है वो शरीर का सबसे छोटा अंग माना गया है। छोटे छोटे सुई की नोक के जितना भी अपने शरीर में इसे माना गया है। उसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और इसमें जैसे ये रूप है अंतःप्रदवी जालिका है और स्मूथ है, रफ और स्मूथ दोनों प्रकार की जो अंतःप्रदवी जालिका है उसमें क्या होता है कि मतलब ये एक मतलब हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक ऐसी मतलब एक ट्यूब होती है, इसमें ये द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। जब हम इसको अगर ये अंतःप्रदवी जालिका में जो लिक्विड भरा रहता है अगर वो हम जैसे उसको उसके अंदर डालते हैं तो वो अगर नीचे चला जाता है, इसका मतलब वो ATS है और वो भारी है तो वो नीचे जम जाता है। और जो 70S है वो क्या है कि ऊपर तैरता रहता है, वो हल्का होता है। तो इसे 70S है, इसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं और जो ATS है जो भारी होता है इसे यूकैरियोटिक कहते हैं। क्योंकि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो इससे हम इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कौन सा है ये। क्योंकि और एक प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या होता है कि मतलब बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, अविकसित कोशिकाएं होती हैं जिसको हम दूरबीन के माध्यम से हम दे सकते हैं। और यूकैरियोटिक की कोशिकाएं हैं उसको हम मतलब ऐसी नंगी आँखों से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार की ये चीज़ें इसमें देखने को हमें मिलती हैं। तो
ये हमारी हुई अंतःप्रदवी जालिका। उसके बाद में आता है ये केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये सबसे बड़ा अंग है कोशिका का और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसे कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम यानी डीएनए होते हैं, और इससे हमें और डीएनए है, उसमें क्या होता है कि मतलब प्रोटीन की मात्रा होती है 80% और 10% इसमें डीएनए माना जाता है, और 10% इसमें अन्य को माना जाता है। तो ये क्या होता है, कोशिका की बुद्धि माना जाता है इसे, केंद्रक को। और केंद्रक के जहाँ होता है वहाँ मतलब हम जैसे डीएनए की इन चीज़ों की जांच की जाती है। और इसके अंदर क्या है कि एक चीज़ होता है, ये केंद्रक जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें। तो अगर ये नहीं हो तो इन सभी कोशिकाओं के जो अंग हैं इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सभी को और अपने स्थान पर बनाए रखने में और कोशिका को एक कंट्रोल करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद में आता है लाइसोसोम, जिसकी खोज की थी डी डुबे ने। और ये डी डुबे, ये मतलब लाइसोसोम है, इसका क्या काम होता है, ये एक थैली होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर ये ये कोशिकाओं को, जिस कोशिका को पचाने की इसके अंदर क्षमता होती है। ये कोशिकाएं, जो भी किसी प्रकार की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं हो जाती है, उसे पचा भी देती है। और इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसे जल अपघटक एंजाइम बोलते हैं। तो वो जो जहाँ भी कोशिकाएं, जब कोई जैसे मतलब कोई मार देता है या फिर कोई बीमार हो जाता है, तो ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो मृत कोशिकाओं को ये लाइटिक एंजाइम है, इसके माध्यम से छिड़क के थोड़ा छिड़क के और वहाँ दूसरी प्रकार के जो लाइसोजाइम है वो वहाँ नई कोशिकाओं का निर्माण भी कर देते हैं। और वहाँ तो छिड़क के और वहाँ क्या है कि उसको ख़त्म कर देता है और वहाँ से साफ़ कर देता है। और वहाँ नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए और जो अलग अलग प्रकार के जो अंग हैं वो साफ़ करने के बाद में वो अंग हैं धीरे धीरे वो अपनी जो क्रिया करने लग जाते हैं और वहाँ कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई भी कोशिका का जो भी अंग है वो काम नहीं करता है, तो ये लाइसोजाइम है वो वहाँ देखता रहता है कि कोई भी अगर काम नहीं करता है तो उसे ये अपनी ऐसी क्रिया करता है जिससे क्या है कि वो काम करने के लिए मजबूर होते हैं। और नहीं करते हैं तो ये क्या करता है कि अपने आप को फाड़ लेता है। और पूरी कोशिका है, जिस कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रकार के जो अंग होते हैं उसमें वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उसको छिड़क देता है और वो वहाँ की जो एक कोशिका है वो कोशिका पूरी मृत हो जाती है। और उसको अंग को वो पचा करके रख देता है। फिर धीरे धीरे वो वहाँ की जो सेंट्रोसोम है, दूसरी कोशिका का जो सेंट्रोसोम है वो क्या है कि वो रीजनरेट होता है। और वो वहाँ जा कर के और उन कोशिकाओं को रीजनरेट करता है और उस अंग में जा कर के और वहाँ की कोशिकाओं को निर्माण करती है। और वहाँ दूसरी कोशिकाएं हैं वो अपना रूप धारण कर लेती हैं और दूसरी कोशिका बन जाती है। तो इसे
क्या है कि आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फाड़ लेने की वजह से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। और ये उसमें ये लाइसोजाइम है नहीं पाया जाता, क्योंकि तब क्या है कि वो आरबीसी जब मर जाती है तो इसको क्या होता है, फिर अगर ये लाइसोजाइम होता है तो वो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि 120 दिन में आरबीसी मर जाती है और डब्ल्यूबीसी है वो 4 दिन में मर जाती है और प्लेटलेट्स है वो 7 दिन में मर जाती है, कि इसका जीवन काल इतना ही होता है। तो मरी हुई कोशिकाओं को अगर इसमें आरबीसी में अगर मान लो कि लाइसोजाइम नहीं है तो इस कोशिकाओं को साफ करने का काम और वहाँ रीजनरेट कोशिकाओं का रीजनरेट करने का काम कौन करेगा फिर? तो इसे साफ करने का काम क्या करता है, जैसे प्लीहा होती है उसमें जाकर के वो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और उसको साफ कर दिया जाता है। और कोशिकाएं हैं उसको तो सभी को ये लाइसोजाइम हटा देता है, मरी हुई कोशिकाओं को, लेकिन आरबीसी को नहीं हटा सकता। तो ये एस्प्लिन बोलते हैं, जैसे आरबीसी जिसे प्लीहा बोलते हैं, तो इससे आरबीसी है वो प्लीहा में जा कर के इस आरबीसी का है वो सफाई होती है, जिसे हम मतलब ब्लड बैंक भी कहते हैं एस्प्लिन को। और मलेरिया में क्या होता है कि ये एस्प्लिन है यही ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पूरे शरीर में ये अपना मलेरिया है वो प्रभाव छोड़ती है और व्यक्ति की जान तक भी जा सकती है। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिस हो गई थी, इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसके अंदर ही डीएनए पाया जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन ये इसके अंदर ही पाए जाते हैं। और फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है जिसे हम हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों से मिलकर के बनता है। इनकी खोज है वो किंजो ने की थी। और हमारे शरीर में 80% पानी पाया जाता है, और हमारे शरीर में जैसे ये जीव द्रव्य है ये पानी ही होता है। अगर ये 80% पाया जाता है, अगर इसमें 1% की अगर जीव द्रव्य की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, तो व्यक्ति को प्यास में लगना शुरू हो जाती है। और अगर 10% की कमी आ जाती है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ये जीव द्रव्य है जो क्या करता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो मतलब जो सारे अंग हैं उसके अंदर वो भरा रहता है जीव द्रव्य। अगर वो जीव द्रव्य नहीं भरा रहता है तो जैसे कोशिकाएं क्या है कि उसके अंग हैं वो एक दूसरे से ऐसे जैसे मतलब हिलते डुलते रहते हैं और वो एक दूसरे से टच होते रहते हैं और किसी कोई से अंग का नुकसान हो सकता है। जैसे हम एक बैग में मतलब अलग अलग प्रकार के जैसे बर्तन डाल लेते हैं, छुरिया है, चिमटा है या फिर डिब्बा है, इस प्रकार से डाल देते हैं फिर भागते हैं तो वो एक दूसरे से भिड़ते हैं। वैसे ही ये कोशिकाओं के जो अंग हैं अगर जीव द्रव्य नहीं होता है तो वो एक दूसरे से टच होते हैं, भिड़ते रहते हैं और अपना काम अच्छे से नहीं करते और नष्ट भी हो जाते हैं। और जैसे लाइसोजाइम से जो अगर भिड़ जाते हैं तो वो उसमें वो हाइड्रोक्लोरिक लाइटिक एंजाइम जो छोड़ देता है, जिससे क्या है वो नष्ट भी हो जाता है। इसलिए ईश्वर ने इसमें इस जीव द्रव्य बनाया है और जीव द्रव्य है वो इसे एक दूसरे से भिड़ने से और टच होने से बचाता है, ताकि वो इस और वो पचकने से कोशिका को पचकने से भी रोकता है। तो इस प्रकार से ये इसको एक दूसरे को
अलग अलग बनाए रखने में जीव द्रव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर आता है सीलिया और फ्लेजला। सीलिया और फ्लेजला क्या है? हमारे शरीर की कोशिका है, उस कोशिका के ऊपर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जो एक तो जैसे स्पर्म होता है उसको क्या है कि मतलब उसको जैसे एक उसमें आगे तक मतलब उसको आगे बढ़ाने के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मूवमेंट का काम करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य इससे सीलिया और फ्लेजला का ही होता है। बाल जैसी संरचनाएं होती है और ये कोशिका के ऊपर पाई जाती है। तो इसका काम सिर्फ ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता है। उसके बाद में आता है प्लास्टिड सेल, जिसे हम लवक कहते हैं, जो पौधों में पाया जाता है। हमारी इस जंतु कोशिका में इसे नहीं पाया जाता। तो इसके अंदर क्या होता है? प्लास्टिड में 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्टिड, जिसे हरित लवक बोलते हैं, जो पत्ती और तना में पाया जाता है, और वो क्या होते हैं? वो भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? जिसे हम अवर्णित लवक कहते हैं, जो भोजन का स्टोर करने का काम करती है और जड़ों में पाया जाता है। फिर तीसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णित लवक कहते हैं, जो रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का रंग प्रदान करता है, चुकंदर का रंग प्रदान करता है, पीले फल हैं उसके रंग प्रदान करता है। उसके अलग अलग होते हैं जो उसमें से रंग प्रदान करने का काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है। तो ये लवक होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, लेकिन ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर आता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोलते हैं जिसे। ये जेनेटिक होता है, आनुवंशिक होता है, और इससे ही मतलब हम जैसे हमारे आधार कार्ड बनाते हैं तो उससे DNA की जांच की जाती है, आइरिस से भी जांच की जा सकती है, और थंब से भी की जा सकती है। तो ये क्रोमोसोम है हमारे शरीर में 43 जोड़े होते हैं और 46 होते हैं, जो 23 महिलाओं में होते हैं, 23 पुरुष में, जिसको महिलाओं में XX के रूप में इसे आंका जाता है और पुरुष को XY के रूप में आंका जाता है। जैसे महिलाओं में 22 ऑटोसोम होते हैं और 2 है ओलोसोम होते हैं, और वैसे ही पुरुष में 22 ऑटोसोम और 2 हैं वो ओलोसोम होते हैं। और सभी व्यक्ति कहते हैं कि मतलब जो लड़की होती है या फिर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इसमें कोई स्त्री का महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो इसमें कोई कमी है। लेकिन इस चीज़ को, इस भ्रम को निकाल दें। महिलाओं को इतना प्रताड़ित करने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाओं में इसमें नहीं होता है। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे इस वीडियो को उसके मुंह पे मार देना कि मतलब महिलाओं का इसमें कोई दोष नहीं होता, पुरुष में होती है। बच्चा न होना भी पुरुष की कमी होती है, और लड़का न होना ये भी पुरुष की कमी होती है, क्योंकि लड़का जब होता है तो वाई इसमें जिम्मेदार होता है, और वाई पुरुष में ही होता है, महिलाओं में नहीं होता है। और ये न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसके इतने भाग जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किए, इस कोशिका के इतने ही भाग हैं जो इसके अंदर ये एक इकाई है, इसके अंदर काम करते हैं। और
अपनी इस जो कोशिका है इसको, मतलब जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैंने यही बात होती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपने आप में संपूर्ण है। इसको अपने आप में सभी अंग इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये अपना काम अपने आप कर लेती है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। अब तीसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगी आपको, उसमें बताऊंगी कि मतलब जंतु कोशिका, पादप कोशिका में चलो इसके अंदर ही मैं बता देती हूँ। ये तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में अंतर क्या होता है। तो जंतु कोशिका है वो छोटी होती है, गोल होती है, और पादप कोशिका है वो बड़ी होती है और चौकोर होती है। और जंतु कोशिका में क्या है, वैक्यूल्स हैं वो छोटे होते हैं, और पादप कोशिका में वैक्यूल्स हैं वो बड़े होते हैं। और जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लेजला होते हैं और लाइसोसोम होता है। और इसे पादप कोशिका में क्या होता है कि सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, और प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के, और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये 3 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और इसमें मिला जुला रूप क्या है, इसमें समानता क्या होती है, इसमें दोनों में ही झिल्ली पाई जाती है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, दोनों में अंतःप्रावी जालिका पाई जाती है, और इन दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, और दोनों में गाल्जी बॉडी पाई जाती है। इस प्रकार की ये संरचनाएं इसके अंदर हैं। उसके बाद में मैं आपको क्या है कि ये इसका जो अंतर है वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद में इसके सेल हैं उसके 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो जो बताऊंगी इसके मैं अंदर आपको बताऊंगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, और जो भी समस्या है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।